नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती गीता पी नायर, व्याख्याता वाणिज्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मरड़ा से। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने उपभोक्ताओं को कौन कौन से वैधानिक संरक्षण प्राप्त हैं व उपभोक्ताओं के कौन कौन से अधिकार हैं, इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम उपभोक्ताओं की क्या दायित्व है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, हमें पता है कि बाजार में व्यापारियों द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार कर व दोषपूर्ण वस्तुओं को बेचकर उपभोक्ताओं को शोषित किया जा रहा है। लेकिन उपभोक्ता भी इस शोषण से बच सकता है। उसका भी यह दायित्व है कि वह कुछ चीजों के प्रति वह जागरूक रहे। तो उपभोक्ताओं के कौन कौन से दायित्व हैं, यह हम देखते हैं। सबसे पहला है, उपभोक्ताओं को बाजार की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला दायित्व उपभोक्ता का यह है कि उपभोक्ताओं को बाजार की जानकारी होनी चाहिए कि उसे कौन सी वस्तु कहां से क्रय करनी है, ताकि वह सही वस्तु को सही जगह से क्रय करे। दूसरा है, उपभोक्ताओं को अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में ही पढ़ा है कि उपभोक्ताओं को बहुत से अधिकार प्राप्त हैं। अतः किसी भी वस्तु को क्रय करते समय उपभोक्ता को अपने इसी अधिकार का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वो सुरक्षा का अधिकार हो, उपचार का अधिकार हो या फिर क्षतिपूर्ति का अधिकार हो। उसे अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। यह उसका दूसरा दायित्व है। तीसरा है, जायज पीड़ा के समाधान के लिए शिकायत करना। यदि किसी उपभोक्ता को किसी उत्पाद का प्रयोग करने के पश्चात अगर उसे हानि हुई है, उसे क्षतिपूर्ति हुई है, तो उसे इसकी तुरंत शिकायत उपभोक्ता मंच तक करनी चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी उसकी शिकायतों का निपटारा हो। चौथा है, झूठे विज्ञापन से बचे। हम सभी जानते हैं, हम सभी प्रायः देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, समाचार पत्र पर हम देखते हैं कि हम बहुत सारी वस्तुओं का विज्ञापन देखते हैं। और ये स्वाभाविक है कि कोई भी विक्रेता अपनी वस्तु की बिक्री अधिक हो और ग्राहक ज्यादा से ज्यादा उसकी वस्तुओं को क्रय करे, इसलिए वह अपनी वस्तुओं के बारे में विज्ञापन देते हैं और वस्तुओं के बारे में बढ़ा चढ़ाकर उसके गुण प्रदर्शित करते हैं। तो जो उपभोक्ता है उसका यह दायित्व बनता है कि वह यथार्थता को जाने, सत्यता को परखे, तत्पश्चात ही किसी वस्तु को क्रय करे और ऐसे झूठे विज्ञापन से बचे। पांचवा है, उपभोक्ता को क्वालिटी के बारे में सचेत रहना चाहिए। उपभोक्ता को किसी भी वस्तु को क्रय करते समय क्वालिटी को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कम मूल्य के लालच में आकर घटिया किस्म की वस्तुओं को उसे खरीदना नहीं चाहिए। अगर वह ऐसा करता है तो क्रेता को सुरक्षा प्रदान नहीं किया जा सकता। अतः उपभोक्ता का यह दायित्व है कि किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले वह क्वालिटी को महत्ता दे। उदाहरण के लिए, जैसे अगर आप कहीं आभूषण खरीदने जाते हैं तो हॉलमार्क के चिन्ह को देखिए। अगर आप कोई कृषि उत्पाद खरीदते हैं तो एक मार्क के चिन्ह को देखिए। अगर आप कोई खाद्य उत्पाद खरीदते हैं तो उसके पीछे देखिए एक FPO का मार्क बना हुआ, उसको ध्यान में रखिए। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं खरीदते हैं तो ISI मार्क को ध्यान में रखिए। अगर आप पर्यावरण से संबंधित कोई भी वस्तु को क्रय करते हैं तो इको मार्क देखिए। तो ये सारे जो है क्वालिटी चिन्ह हैं और यह वस्तुओं के मानकीकरण को बताते हैं कि जो ये क्वालिटी है अच्छी क्वालिटी है कि यह उच्च क्वालिटी की वस्तु है। तो उपभोक्ता का यह महत्वपूर्ण दायित्व है कि उसे हमेशा क्वालिटी के बारे में क्या होना चाहिए, सचेत होना चाहिए। छठवां है, कैश मेमो व गारंटी वारंटी कार्ड प्राप्त करना न भूले। उपभोक्ता को किसी भी वस्तु को क्रय करने के पश्चात हमेशा रसीद, कैश मेमो, वारंटी, गारंटी प्राप्त करना हमेशा चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी उत्पाद के प्रति शिकायत करते हैं तो ये सारी चीज ही आपके लिए साक्ष्य के रूप में काम करती हैं। सातवां है, जल्दबाजी में क्रय ना करें। उपभोक्ता का यह सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है कि किसी भी वस्तु को क्रय करते समय वो जल्दबाजी ना करे। सोच समझकर ही अच्छी क्वालिटी की और अच्छी किस्म की वस्तुओं को ही वह क्रय करे। तो ये सारे दायित्व हैं
उपभोक्ता को बाजार की जानकारी होनी चाहिए, उपभोक्ता को अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, जायज पीड़ा के समाधान के लिए शिकायत करना चाहिए, झूठे विज्ञापन से बचना चाहिए, उपभोक्ता को क्वालिटी के बारे में सचेत रहना चाहिए, कैश मेमो व गारंटी वारंटी प्राप्त करना नहीं भूलना चाहिए और जल्दबाजी में किसी वस्तु को क्रय नहीं करना चाहिए। अगर उपभोक्ता ये सारी चीजों को ध्यान में रखता है तो निश्चित ही वह शोषण से कुछ हद तक मुक्ति पा सकता है। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि बाजार में व्यापारियों द्वारा अनुचित व्यवहार किया जाने लगा, दोषपूर्ण वस्तु जो है वो उपभोक्ता को बेचे जाने लगी, तो उपभोक्ता कहीं ना कहीं शोषित हो रहा था और उपभोक्ता को इस शोषण से बचाने के लिए ही भारत सरकार ने 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया और 15 अप्रैल 1987 को यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है संपूर्ण भारत में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर यह लागू हो गया। अब इस उपभोक्ता संरक्षण की स्थापना का जो उद्देश्य था वो ये था कि उपभोक्ता के हितों की रक्षा की जाए। दूसरा है कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागृत किया जाए। तीसरा है जो अशिक्षित व ग्रामीण जनता है उनको उपभोक्ता शिक्षा के बारे में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दिया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि व्यापारियों द्वारा जो ये अनुचित व्यापार व्यवहार किया जा रहा है उसको नियंत्रित किया जाए। अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत सरकार ने 3 स्तरीय उपचार एजेंसियां शुरू करी, जैसे त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, ये जो न्यायिक तंत्र है ये 3 स्तर पर लागू की गई, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं जिला फोरम। प्रत्येक जिले में एक जिला उपभोक्ता मंच का गठन किया जाना आवश्यक है ताकि संपूर्ण जिले के जो उपभोक्ता हैं उनकी समस्याओं का समाधान जो है वो जिला स्तर पर ही किया जा सके। अब अगर हम बनावट की बात करें तो जिला फोरम में एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य जिसमें से एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है। ये जो जिला फोरम है इसका जो अध्यक्ष है या तो वह जिला न्यायाधीश होना चाहिए या जिला न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। अब अगर हम जिला फोरम के समिति की नियुक्ति की बात करें तो जिला फोरम के समिति की नियुक्ति जो है वो राज्य सरकार करती है। और अगर हम जिला फोरम के दावे की सीमा की बात करें तो जिला फोरम के अंतर्गत 20 लाख रुपए तक के दावे किया जा सकता है। अब ये जो उपभोक्ता है ये अपनी शिकायत या तो स्वयं करेगा या फिर उपभोक्ता मंच के माध्यम से कर सकता है। जैसे ही शिकायत दर्ज हो जाती है ये जो जिला फोरम है ये इसकी सूचना जो है विरोधी पक्षकार को देती है और यदि आवश्यक हो तो उस वस्तु का परीक्षण कराया जाता है जिसकी शिकायत उपभोक्ता ने की थी। अब परीक्षण करने के पश्चात यदि यह सत्य सिद्ध होता है कि वह वस्तु दोषपूर्ण है, हानिकारक है, तो तुरंत जिला फोरम यह आदेश दे सकता है या तो उस वस्तु के दोषों को दूर किया जाए या तो वस्तु को वापस करके दूसरी वस्तु उपभोक्ता को दी जाए या फिर वस्तु को पूरा मूल्य जो है उपभोक्ता को दिया जाए या फिर क्षतिपूर्ति और हर्जाने की राशि उपभोक्ता को प्रदान की जाए। अब यदि इस आदेश से यदि दोनों पक्षकार अगर संतुष्ट नहीं है तो 30 दिन के अंतर्गत ये अपनी अपील किधर कर सकते हैं, राज्य आयोग में कर सकते हैं। तो ये है जिला फोरम। अब हम चलते हैं राज्य फोरम में। राज्य फोरम के अंतर्गत अगर हम इसकी बनावट देखें तो इसमें भी एक अध्यक्ष और कम से कम 2 अन्य सदस्य जिसमें से एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है। इसके अंतर्गत भी जो अध्यक्ष है राज्य आयोग के अंतर्गत जो अध्यक्ष है वो भी या तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो, ऐसा इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। और राज्य आयोग के समिति की जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार द्वारा की जाती है और राज्य आयोग में 20 लाख रुपए से अधिक किंतु 1 करोड़ रुपए से अधिक का दावा नहीं किया जा सकता। इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो जिला फोरम में अपनाई जाती है और यदि उसके आदेश से यानी राज्य आयोग के आदेश से अगर दोनों पक्षकार संतुष्ट नहीं हैं
तो ये अपनी अपील कहाँ कर सकते हैं? राष्ट्रीय आयोग में कर सकते हैं। अब जब राष्ट्रीय आयोग में कर सकते हैं, इसके बाद हम आएंगे राष्ट्रीय आयोग में। अब हमने जिला फोरम पढ़ लिया, राज्य आयोग पढ़ लिया, अब हम आएंगे राष्ट्रीय आयोग में। राष्ट्रीय आयोग में भी अगर हम बनावट देखें तो इसमें भी एक अध्यक्ष और कम से कम 4 अन्य सदस्य, जिसमें से एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। अब जो राष्ट्रीय आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या तो वो होना चाहिए या बनने की योग्यता रखता हो, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। अब ये जो राष्ट्रीय आयोग है, इसके समिति की जो नियुक्ति है वो करता है केंद्रीय सरकार। अब अगर हम दावे की सीमा की बात करें तो राष्ट्रीय आयोग के अंतर्गत जो दावे की सीमा है वो 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अगर हम अपील की बात करें तो इसमें भी वही प्रक्रिया है कि जिला फोरम और जो राज्य फोरम में था, अगर दोनों पक्षकार इस आदेश से खुश नहीं है, राष्ट्रीय आयोग के आदेश से खुश नहीं है, तो वह अपनी अपील कहाँ कर सकते हैं? उच्चतम न्यायालय में कर सकते हैं। तो ये है त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र या 3 स्तरीय उपचार एजेंसी जो सरकार ने बनाई है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। चलिए अब हम देखते हैं उपभोक्ता संगठनों तथा गैर सरकारी संगठनों एनजीओज की भूमिका। अभी तक हम देख रहे थे कि सरकार द्वारा उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के वैधानिक संरक्षण प्रदान किए गए हैं। सरकार द्वारा ही उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया और इसके अंतर्गत ही त्रिस्तरीय न्यायिक मंच की स्थापना की गई। ये तो हुए सरकार के कार्य कि सरकार जो है उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए कौन कौन से अधिनियम लागू कर रही है और कौन कौन से कार्य कर रही है। सरकार के अलावा भी कुछ ऐसे गैर सरकारी संगठन जिसे एनजीओज कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं और उपभोक्ता को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये जो गैर सरकारी संगठन है, जो एनजीओज हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं। तो सबसे पहला है उपभोक्ता को शिक्षा प्रदान करना। तो ये जो गैर सरकारी संगठन है, ये समय समय पर उपभोक्ता को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। वे ये चाहते हैं कि उपभोक्ता जो है अपने अधिकारों को जाने। इसके लिए वह मासिक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करते हैं। इसके लिए वह सम्मेलन और गोष्ठियां भी आयोजित करते हैं। दूसरा है विभिन्न उत्पादों के आंकड़े एकत्रित करना व निरीक्षण करना। ये जो गैर सरकारी संगठन है, ये जो एनजीओज हैं, ये जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद जिसका हम प्रयोग करते हैं उनका समय समय पर निरीक्षण करते हैं और आंकड़े एकत्रित करते हैं और जो भी उसका परिणाम आता है उससे उपभोक्ताओं को अवगत कराते हैं ताकि उपभोक्ता भी उस उत्पाद के बारे में जाने। तीसरा है उपभोक्ताओं के लिए शिकायत दायर करना। कुछ उपभोक्ता ऐसे भी हैं जो इन शोषण के विरुद्ध आवाज खड़ी नहीं करते हैं। तो ये जो गैर सरकारी संगठन है, ये जो एनजीओज हैं, इन उपभोक्ताओं के बदले में कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। चौथा है मिलावट आदि के विरुद्ध आवाज उठाना। जैसा कि हमें मालूम है कि बाजार में व्यापारियों द्वारा कालाबाजारी, जमाखोरी, मिलावट आदि किया जाता है। तो इसके विरुद्ध जो है ये जो गैर सरकारी संगठन है, ये जो एनजीओज है, इन सभी व्यापारी और इनके जो मिलावट है इसके विरुद्ध आवाज खड़ी करती है। पांचवा है शैक्षणिक संस्थाओं की सहायता करना। ये जो गैर सरकारी संगठन है, ये जो एनजीओज है, ये चाहती है कि ये शैक्षणिक संस्थाओं, जितने भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनके पाठ्यक्रम में उपभोक्ता संरक्षण को एक स्थान मिले ताकि जितने भी विद्यार्थीगण हैं वे भी उपभोक्ता संगठन के बारे में, उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जानें। तो ये है गैर सरकारी संगठन एनजीओज के कार्य कि उपभोक्ता को शिक्षा प्रदान करना, विभिन्न उत्पादों के आंकड़े एकत्रित करना व निरीक्षण करना, उपभोक्ताओं के लिए शिकायत दायर करना, मिलावट आदि के विरुद्ध आवाज उठाना और शैक्षणिक संस्थाओं की सहायता करना। बच्चों, आज हमने जो पढ़ा
उससे संबंधित अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर लेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न पहला, राज्य आयोग के पास किस प्रकार के मामलों का दावा किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न, जिला फोरम के गठन को समझाइए। तीसरा प्रश्न, राष्ट्रीय आयोग के गठन को समझाइए। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, उपभोक्ता के दायित्वों को समझाइए। दूसरा प्रश्न है, उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य की प्राप्ति के कौन कौन से तरीके हैं। इस संबंध में उपभोक्ता संगठन एवं NGOs की भूमिका को समझाइए।